हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम लोग प्रसार शिक्षा के अर्थ, महत्व, उसकी आवश्यकता क्या है या भविष्य में इसकी उपयोगिता क्या है या उसकी विशेषता क्या है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। अगर हम प्रसार शिक्षा के अर्थ की बात की जाए तो प्रसार शिक्षा क्या है। देखिए, प्रसार शिक्षा जो है अंग्रेजी शब्द के एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के टेंशियो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खींचना अथवा फैलाना। प्रसार क्या है, उसको फैलाव या उसको खींचना, ये प्रसार है। इसके बाद हम उसका महत्व जान लेते हैं। प्रसार शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है, तो देखिए प्रसार शिक्षा जो है यह इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीणों के लिए नई नई तकनीकें, नई नई खोजें, उन्हें नए नए उत्पादों, नए नए संयंत्रों के बारे में बेहतर तरीके से बताया जाए तथा कार्य को किस तरीके से अच्छा करना है उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना, इसके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है प्रसार शिक्षा। यदि इसकी आवश्यकता की बात की जाए तो प्रसार शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो देखिए जब औद्योगिकरण आया था तो क्या हुआ था, विकास की सभी धाराएं जो हैं वो शहर की ओर अग्रसर होने लगी। ऐसे में लोगों का ध्यान खेतों से हटकर, ग्रामीण उद्योगों से हटकर शहरों की तरफ जाने लगा। लोग शहरों में पलायन करने लगे और जब ऐसी स्थिति हुई तो देश के विकास के लिए घातक समझी गई, क्योंकि जीवन की मूल आवश्यकता ही भोजन है और जो कि फैक्ट्रियों से न मिलकर खेतों से प्राप्त होता है। तो इन सभी को रोकने के लिए ये प्रसार शिक्षा लाई गई। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कुछ सामुदायिक योजनाएं भी चलाई गई थी, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर इसकी भविष्य में उपयोगिता हम जान लेते हैं। भविष्य में उपयोगिता क्या है, तो देखिए अगर गांव के लोग गांव में ही रहेंगे, उन्हें कृषि संबंधी सुधार बताए जाएंगे कि नई नई टेक्निक्स के बारे में उन्हें जानकारियों से अवगत कराया जाएगा कि किस तरीके से कृषि संबंधी सुधार किए जाएं, समस्याओं को दूर किया जाए, तो क्या होगा, कृषि भी अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, जो कि एक भविष्य के लिए सिक्योर होगा। उसके बाद हम विशेषता की बात कर ली जाए कि प्रसार शिक्षा की विशेषता क्या है, तो देखिए प्रसार शिक्षा जो है ये एक तो लचीली होती है, आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसके समय में, कार्य में। दूसरा है कि जो ग्रहणकर्ता होते हैं, प्रसार शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों के पास जाते हैं, उन्हें नई नई जानकारियाँ बताते हैं और जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के हल ढूंढने में मदद करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रसार शिक्षा के इतिहास की बात की जाए तो प्रसार शिक्षा का उद्भव जो हुआ था वह ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में हुआ था। कहाँ पर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। प्रथम बार इसका प्रयोग 1873 में किया गया था। यहाँ पर कृषि संबंधी जानकारियों को पहुँचाने या प्रसारित करने के संदर्भ में एक्सटेंशन, प्रसार शब्द का प्रयोग पहली बार वॉरहेस ने किया था। 1894 में किया था। किसने, वॉरहेस ने। इसके बाद अमेरिका में प्रसार कार्य का विभाग डॉक्टर सीमेन नेट के शैक्षणिक प्रयासों से 1880 से 1910 के मध्य संपन्न हुआ था, जो कि कपास की खेती से संबंधित था। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता 1914 में मिली थी, जब स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ था। भारत में कृषि संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। ये कहाँ पर हुई, पूसा, बिहार में हुई। कब, 1908 में हुई। सन 1936 में इसी संस्थान को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। किसको, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को। इसका उद्देश्य क्या था, फसल उत्पादन के निर्मित उन्नत तकनीकों का विकास, भूमि की उर्वर शक्ति को बढ़ाने हेतु प्रयास, उत्तम कोटि के बीजों का उत्पादन, कीटों तथा फसलों को हानि पहुंचाने वाली बीमारियों से बचाव आदि इसके उद्देश्य थे। सन 1928 में रॉयल कमीशन आया, जिसने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की। अब इसका नाम क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आजकल हमारे देशों में जितने भी अनुसंधान हैं वो कपास से रिलेटेड या जूट, नारियल, दलहन, तिलहन या तंबाकू, गन्ना, जितने भी उत्पादन संबंधी विकास कार्यक्रम है वह इसी के द्वारा जाने जाते हैं। राधाकृष्ण कमीशन ने सन 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की।
बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर में प्रसार शिक्षा ग्रेजुएशन लेवल पर 1955 और 1956 में प्रारंभ हुई। कहाँ पर? बिहार में। इसके बाद हम कुछ परिभाषाएं भी जान लेते हैं जो प्रसार शिक्षा से संबंधित हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रसार शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? जेपी लिगोस ने कहा था। प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर भी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। डॉक्टर एंसमिंगर द्वारा कहा गया था। तीसरी डेफिनेशन है, प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। ये किसने कहा था? डगलस व एस्मिंजर द्वारा ये कहा गया था। फिर इसकी मध्य है, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। ये किसने कहा था? H.W. भट्ट ने कहा था। इसके बाद हम प्रसार शिक्षा के कुछ सिद्धांतों को देख लेते हैं कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या हैं। पहला है इसमें अनुभूत आवश्यकता एवं रुचियों का सिद्धांत। तो देखिए, जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो बहुत ही जटिल हैं। तो प्रसारकर्ता का कर्तव्य है कि उनकी आवश्यकताओं को समझे, उनकी रुचियों को जाने, फिर उनका समाधान करे। जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत दूसरा। तो देखिए, जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो उसको क्या है, उसको पहले जान लेते हैं, उसकी जड़ पे पहले पहुंचा जाता है, फिर उसको उसके निराकरण के उपाय ढूंढे जाते हैं। सर्वप्रथम प्रसारकर्ता जो है वो ग्रामीणों की स्थिति के बारे में देखेगा कि उसकी स्थिति क्या है, उसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाने हैं, या मतलब आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षिक स्थिति उनकी कैसी है, इसी आधार पर उन्हें समझाया जाएगा। फिर आता है नमनीयता का सिद्धांत। नमनीयता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर है शिक्षा का सिद्धांत। तो देखिए, यहाँ पर सीखने की जो क्रिया है ना, वो शैक्षिक होनी चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए लोगों पर। फिर है स्वयं की सहायता का सिद्धांत। जो प्रसार कार्यक्रम है वो कृषकों को खेती उन्नत तरीकों के बारे में परिचित कराना है, स्वयं करके दिखाना है लोगों को। स्वयं करने के लिए स्वयं करना है तो मतलब स्वयं की सहायता करनी है। कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत। यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात की जाती है। तो देखिए, जितनी भी कृषि संबंधी पत्तियाँ हैं वो पाठशालाओं में तो बताई नहीं जा सकती, उन्हें क्या है, खेतों में ही जाकर बताया जा सकता है, यानी कि एक परफॉर्मेंस के माध्यम से। आगे देखते हैं स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन मतलब व्यक्ति में स्वावलंबन होना चाहिए। स्वयं की सहायता करने के लिए व्यक्ति तत्पर हो, जिज्ञासु हो, नई नई पत्तियों को कैसे जानना है इसके प्रति वह होना चाहिए। फिर है संतुष्टि का सिद्धांत। देखिए, व्यक्ति को सेटिस्फाई भी हो, जो भी उसने कार्य किया है उस कार्य को सफल तभी माना जाएगा जब लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। फिर है अनुन्य अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो देखिए, जब भी भारत के जो ग्रामवासी लोग हैं वो क्या है, सदियों से ही पिछड़ेपन का शिकार होते रहे हैं। तो उनके स्वभाव में रूढ़िवादिता भी देखी जाती है, कुछ पूर्वाग्रहों से भी ग्रसित हुए रहते हैं। तो ऐसे में परिवर्तन लाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो प्रसार करता है हमारा, वो लोगों को मोटिवेट कर सके, जो भी नई नई कृषि में नई नई पत्तियों का प्रयोग, नई नई टेक्निक्स का प्रयोग, उसके प्रति मोटिवेट करना उसका एक कार्य बन जाता है। फिर है संपूर्ण परिवार तक पहुंचने का सिद्धांत। तो संपूर्ण परिवार तक पहुंचने का सिद्धांत, इसमें क्या है कि व्यक्ति जो है वो संपूर्ण परिवार तक पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति किसी एक ही व्यक्ति को वो सिखा रहा है, इसमें महिलाओं और युवा वर्ग को भी शामिल किया जाना चाहिए। धीमा किंतु सतत विकास सिद्धांत। तो यहाँ पे धीमा किंतु सतत विकास की बात इसलिए की गई है कि जो भी कार्य सिखाया जा रहा है प्रसार कार्यकर्ता द्वारा वो धीमा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कार्य किया जाए। फिर है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। तो देखिए, इसमें क्या है, जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो बहुत से परिवर्तन उसमें आते हैं, बहुत सी सामाजिक कुरीतियों, गलत परंपराओं, रीति रिवाजों, इनसे वह इनके बंधन से वह विमुक्त हो पाता है। तो प्रसार शिक्षा जो है वो
परिवर्तन का भी सिद्धांत है। स्थानीय में नेतृत्व का सिद्धांत, जो प्रसार करता कार्य करता है उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने कार्य क्षेत्र के लिए प्रभावशाली लोगों की तलाश कर सके। जैसे कि गांव में जाते हैं जब प्रसार कार्यकर्ता, तो वो किसी गांव के ही सदस्य को नेतृत्व के लिए रखे, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वे अपने ही सदस्य की बात को ज़्यादा समझते हैं या मानते हैं। फिर कह रहा है निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत। उसमें निरपेक्षता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रसारकर्ता किसी एक ही धर्म के लोगों के लिए या एक ही समुदाय के लोगों को लेकर चले, सभी को साथ लेकर चले। फिर है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत मतलब सभी वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, धर्म को, संप्रदाय को लेकर चले। फिर कह रहा है व्यवहारिक विज्ञान एवं तकनीक का सिद्धांत। जो भी अनुसंधान संबंधी रिसर्च कर रहा है या जो भी प्रयोग कर रहा है, उनकी सफलता के लिए परीक्षण खेतों में जो भी होते हैं, मतलब उनको अप्लाई किया जाए। जैसे ये उर्वरकों या खादों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं हम, इनको व्यवहारिक तरीके से सिखाया जाए। फिर कह रहा है प्रशिक्षित विशेषज्ञता का सिद्धांत। जो भी प्रसार कार्यकर्ता है वह विशेषज्ञता होनी चाहिए उसमें, जैसे कि समाजशास्त्र संबंधित, गृह विज्ञान संबंधित या कृषि संबंधित, उसे शिक्षित होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए। फिर कह रहा है शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग में अनुकूलनशीलता का सिद्धांत। उसको शिक्षण पद्धतियों के बारे में प्रयोग करना आना चाहिए, जैसे कि चार्ट, पोस्टर, टेलीविज़न, इनके बारे में उसे प्रयोग आना चाहिए। मूल्यांकन का सिद्धांत उसे आना चाहिए कि हमारा जो भी कार्य हो रहा है वो सफल हुआ है या नहीं, उसे मूल्यांकन करना आना चाहिए। इसके बाद दहामा ने, वो प्रसिद्ध प्रसार शिक्षा शास्त्री हैं दहामा, उन्होंने सीखने की क्रिया का प्रतिधारण क्षमता दिया है। तो इनके अनुसार व्यक्ति स्वाद द्वारा 1% सीख पाता है, स्पर्श द्वारा 1.5%, ग्रहण द्वारा 3.5%, श्रवण द्वारा 11%, दृष्टि द्वारा 83%। इसके बाद इन्होंने सीखने वालों की प्रतिधारण क्षमता बताई है कि व्यक्ति सुनकर कितना सीखता है। तो सुनकर व्यक्ति 10% सीखता है, देखकर 20% सीखता है, सुनकर एवं देखकर 30% सीखता है। जैसे कि टेलीविज़न के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से 30% ही व्यक्ति धारण कर पाता है। परस्पर वार्तालाप द्वारा, जैसे मिलकर लोगों से, तो वो कितना सीखता है, 50%। कार्य संपादन करते हुए वार्तालाप द्वारा, जैसे कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसमें कितना सीखेगा व्यक्ति, 90%। आगे देखते हैं, इसमें प्रसारकर्ता के कार्य, भूमिका, गुण की बात की गई है। तो यहाँ पर हम प्रसारकर्ता के अगर हम कार्य की बात करें तो देखिए प्रसार कार्यक्रम जो है वो सफलता जो है प्रसार कार्यकर्ता के परिश्रम, उसके द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं, इस पर निर्भर करती है। पहले तो प्रसारकर्ता को लोगों से विचार विमर्श करे, रूपरेखा तैयार करे, वहाँ पे जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर प्लानिंग करे, क्या क्या समस्याएं हैं। फिर उसके बाद वो देखे कि क्या क्या उसमें तकनीकों का प्रयोग किया जाना है, या क्या क्या प्रदर्शन, या फिर वो किस माध्यम से लोगों को समझाए। ये सभी प्रसार कार्यकर्ता के कार्य हैं। भूमिका की बात की जाए तो देखिए गांव में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उन लोगों को योजनाएं मिल रही होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो इस विषय में जानकारी देने के लिए प्रसारकर्ता जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके गुण। तो कार्यकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए। ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव, पहला देखिए जो भी गांव के लोग हैं उनकी समस्याओं को समझने के लिए उनका रहन सहन मिलजुल कर रहकर ही काम को हम आसानी से कर सकते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता है उनके कर्तव्य है कि वो ग्रामीण परिवेश से जुड़ सके। विषय का ज्ञान उसे होना चाहिए, जो भी वो कार्य कर रहा है उसके प्रति, जैसे कि कृषि कार्य है तो उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, बीजों को कैसे बोना है या खाद का कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए। फिर है ग्राम विकास के प्रति आस्थावान उसे होना चाहिए। फिर है प्रगतिशील विचारधारा उसकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी रूढ़िवादिता से बंधा हुआ हो या उसके पुराने विचार हों, ठीक है। फिर है नई पद्धतियों और तकनीकों में वे विश्वास करता हो, ईमानदार व सत्यनिष्ठ हो। प्रसारकर्ता को अपने प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए, काम के प्रति भी, और उसे सत्यनिष्ठा उसमें होनी चाहिए जो भी वह कार्य कर रहा है।
उसमें ईमानदारी हो, तभी प्रसार कार्य जो है सफल माना जाता है। उसका आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए, विनम्र एवं मृदु होना चाहिए। जो भी वो भाषा प्रयोग कर रहा है उसकी भाषा सौम्य हो, जिससे लोग उसे समझ सकें और आकर्षित हो सकें। फिर है सादगी से परिपूर्ण। तो जो प्रसार कार्य करता है उसे लोगों की जीवन शैली के प्रति, उनके रहन सहन के प्रति, खान पान से संबंधी आदतों के प्रति उसे बहुत ही सादगी बरतनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए उसके अंदर। फिर है निष्पक्ष एवं व्यवहार कुशल। तो जो प्रसार कार्य करता है उसे हर वर्ग के लोगों के प्रति ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि किसी एक ही परिवार या किसी विशेष वर्ग के प्रति झुकाव रहे। सभी को निष्पक्ष तरीके से सभी के समान व्यवहार करे सभी से। कार्यक्रम नियोजन एवं प्रबंधन, उसे कार्यक्रम का नियोजन कैसे करना है, प्रबंधन कैसे करना है, क्या क्या समस्याएं हैं, उनसे संबंधित क्या क्या इक्विपमेंट्स या क्या क्या जिस तरीके से चार्ट पोस्टर वगैरह इन सब का कैसे प्रयोग करना है, तो ये सब उस पर आना चाहिए। फिर है मार्गदर्शन एवं नेतृत्व। तो मार्गदर्शन एवं नेतृत्व उसमें क्षमता होनी चाहिए कि किस तरीके से उसे लोगों का नेतृत्व करना है। फिर कह रहा है संगठन क्षमता तथा नेतृत्व, उसे संगठन क्षमता मतलब उसे लोगों को इकट्ठा करना और किस तरीके से लोगों का नेतृत्व करना है, ये सब भी उसमें गुण होनी चाहिए। फिर कह रहा है संयमी, साहसी एवं परिश्रमी। जो हमारा प्रसार कार्य करता है वो संयमी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। फिर है अपने काम के प्रति समर्पित भावना। जो भी वह कार्य कर रहा है उसके प्रति उसे समर्पित भावना होनी चाहिए। मूल्यांकन क्षमता उसे आनी चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वे सही है या नहीं है, उसे मूल्यांकन करना आना चाहिए। कार्यालय संबंधित कार्यों में उसकी दक्षता होनी चाहिए। लेखन क्षमता उसकी उसे आनी चाहिए। फिर है विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवाना। जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे क्या क्या सेवाएं उसे उपलब्ध करवानी है, ये सब भी इसमें गुण होने चाहिए। फिर कह रहा है दृश्य श्रव्य माध्यमों की जानकारी। जो भी हमारा प्रसार कार्य करता है उसे किस तरीके से दृश्य श्रव्य साधनों की क्या क्या किस तरीके से मतलब उनके बारे में जानकारी हो, कि जो भी जैसे कि चार्ट पोस्टर फ्लैश कार्ड इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है या किस तरीके से ये होते हैं, इनके बारे में जानकारी हो। फिर कह रहा है लोक परंपराओं, रीति रिवाजों तथा संस्कृति के प्रति आदर भाव। तो जो भी ग्रामीण लोगों की रीति रिवाज हैं या उनकी संस्कृति है उसके प्रति उसे आदर भाव होना चाहिए। तो ये सभी गुण एक प्रसार कार्यकर्ता के अंदर होने चाहिए। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे हम औपचारिक, अनौपचारिक और नॉन औपचारिक इन सभी एजुकेशन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले औपचारिक शिक्षा क्या है, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। यह शिक्षा संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक ही सीमित हैं। इन्हें निर्मित वर्गीकरण पाठ्यक्रम होते हैं तथा परीक्षाओं के आधार पर शिक्षार्थी को उत्तीर्णता प्रदान की जाती है। इस विधा के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं एक निश्चित पाठ्यक्रम तथा सारणी का अनुसरण करती हैं। इसके अंतर्गत संस्थागत शिक्षा द्वारा प्रदत्त योग्यता प्रमाण पत्र व्यक्ति को जीविकोपार्जन के निर्मित सक्षम बनाता है। तो देखिए औपचारिक शिक्षा क्या है, जब हम किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जाकर सीखते हैं और हमें फिर बाद में एक रिपोर्ट कार्ड भी हमें मिल जाता है, तो ये क्या होती है, औपचारिक शिक्षा होती है। इसके बाद कह रहा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा को हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे प्रसार शिक्षा हो गई। इसमें क्या होता है, शिक्षण व्यवस्था गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित होती है, किसी अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली होती है। व्यक्ति अपने परिवार, मित्र, समुदाय आधारित अपने निकटवर्ती हर तत्व से कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करता रहता है। ठीक है, इस अनौपचारिक शिक्षा को हम प्रसार शिक्षा की तरह से समझ लेते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है। नॉन फॉर्मल से हम तात्पर्य है जो हमारी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा है उसके बीच वाली शिक्षा। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जैसे स्कूल कॉलेजों में जाते हैं तो वहाँ कुछ अलग से एक्टिविटीज़ या ड्रामा वगैरह ये सब होते हैं, तो उसमें हम अलग से कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये हमारी नॉन फॉर्मल में आ जाती है। इसमें फिर इनका डिफरेंस बता दिया कि औपचारिक शिक्षा क्या है, गैर औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा की सीमित अवधि होती है। प्रवेश और बहिर्गमन मन के निश्चित बिंदु, सुनिश्चित पाठ्यक्रम, ज्ञान प्राप्ति के लिए।
गैर औपचारिक शिक्षा क्या है? विशिष्ट अवधि में सीमित होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। प्रवेश वही गुण मन और उन्हें प्रवेश के बिंदु सहित यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर्यंत चलती है विविध और बहुमुखी पाठ्यक्रम। यहाँ पर तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसे हम कॉलेज स्कूल जाते हैं, एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है, शिक्षा की सीमित अवधि होती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा होता नहीं है। इसके बाद है प्रौढ़ शिक्षा की बात अगर हम करें तो प्रौढ़ शिक्षा क्या है? यह प्रक्रिया सामान्य शिक्षण से भिन्न होती है क्योंकि कुछ पृष्ठभूमि कारक इस क्रिया को प्रभावित करते हैं। इनमें मुख्य रूप से नैतिक मूल्य और मनोवृत्ति आती है जिसके पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी रुचि में वह खुलापन और व्यापकता नहीं पाई जाती जो एक किशोर के मन में होती है। इसके फलस्वरूप प्रौढ़ एक सीमित दायरे में बनकर रह जाता है और सीखने के प्रति उनके आत्मविश्वास में अत्यंत कमी पाई जाती है। इन सभी कारणों के फलस्वरूप किसी भी प्रौढ़ व्यक्ति को कुछ भी सिखा पाना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए जो एडल्ट लोग होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी उनकी एज हो जाती है, तो जैसे यंग एज के बच्चे होते हैं जब समय पे शिक्षा दी जाती है तो वो शिक्षा से जब प्रौढ़ शिक्षा होती है तो उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। और उन लोगों को सिखाने का एक तरीका है कि उन्हें पहले मोटिवेट किया जाए जो भी शिक्षा दी जानी है उसके प्रति। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं प्रौढ़ शिक्षा के, एडल्ट एजुकेशन के। तो भारत में प्रौढ़ शिक्षा का इतिहास बहुत ही पुराना है। भारतीयों की निरक्षरता हेतु वुड 1854 ईस्वी में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। किसने? वुड ने। वर्ष 1978 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कब हुआ? 1878 में। एडल्ट एजुकेशन 1878 में आया जिसका मुख्य उद्देश्य के तीन तत्व थे: साक्षरता, क्रियात्मक और चेतना। आगे देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि गैर औपचारिक शिक्षा या प्रौढ़ या प्रसार शिक्षा पद्धतियों को किस तरीके से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे प्रयोग के आधार पर यदि हम बात करें कि प्रसार शिक्षा को किस तरीके से बताया जाता है तो यहाँ पे बताया गया है बताकर, दिखाकर या करके। तो प्रयोग के आधार पर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए बताकर किस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि लेक्चर हो गया, व्याख्यान या सभा के द्वारा या सम्मेलन या रिकॉर्ड करके या कुछ ऑडियो कैसेट्स के द्वारा, तो हम बताकर प्रसार शिक्षा हम दे सकते हैं। दूसरा है दिखाकर। दिखाकर कैसे? जब हम कुछ चार्ट, पोस्टर या टेलीविज़न या वीडियो या प्रदर्शनी या लोगों को टूर पर ले जाकर उस माध्यम से यदि हम सिखाएं तो उसको वो इसके अंतर्गत आते हैं, बाय शोइंग के अंतर्गत। करके दिखाना किसी कार्य को, जैसे प्रदर्शन करना, ठीक है, काम करते हुए प्रशिक्षण हो गया, कार्य प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस देना, व्यवहारिक शिक्षण हो गया, प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाना। इसके बाद है स्वरूप अथवा प्रकृति के आधार पर। तो यहाँ पे क्या है? रिटिन, स्पोकन और विजुअल। जब हम रिटिन मतलब यहाँ पर जैसे कि समाचार पत्र हो गया, परिपत्र हो गया, सूचना पत्र हो गया, इनके माध्यम से हम लोगों को बता पाएँ, उन्हें सिखा पाएँ। मौखिक स्पोकन से तात्पर्य यहाँ पे क्या है? जैसे कि रेडियो द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, सामूहिक चर्चा के द्वारा, लेक्चर के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑडियो कैसेट्स के द्वारा हम सिखा सकें। दृश्य का मतलब क्या है? जब हम चार्ट, पोस्टर हो गया हमारा, परिणाम प्रदर्शन द्वारा या चलचित्र के द्वारा, ठीक है, मोशन पिक्चर्स, टेलीविज़न वीडियो द्वारा या स्लाइड के द्वारा या नाटक, कठपुतली, इसी के आधार पर हम सिखा सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को प्रसार शिक्षा समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसी से संबंधित कुछ MCQ भी लेकर आएंगे।